गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 9वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 पार्ट 2 मतलब यह दूसरा वीडियो है, प्रकरण 3 त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो में हमने दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय और प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक के सवालों को हल किया। अब इस वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक मतलब इस प्रश्न संग्रह को समाप्त कर देंगे। प्रश्न संग्रह 3.1 का प्रश्न नंबर 6 से 10 तक का है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम। आकृति में रेखा ए बी, ये देखिए आकृति है ए बी जो है डी के समांतर है, ठीक है। और ए का मान यहाँ पे 70 दिया है, यहाँ पे 40 दिया है। और डी आर ई इस कोण का मान पूछा है और इस कोण का माप पूछा हुआ है ए आर ई का। तो सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि ये समांतर है, यह है तिर्यक, तो सीधे देखिए जेड बना रहा है, मतलब एकांतर कोण लगेगा। एकांतर कोण से यह कितने अंश का होगा? 70 अंश का हो जाएगा। तो शुरुआत उसी से हम करेंगे, शुरुआत उसी से हम करते हैं। रेखा ए बी समांतर रेखा डी है, रेख एडी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण बी ए डी सर्वांगसम कोण ए डी ई कारण एकांतर कोण, बराबर है। चूंकि कोण बी ए डी बराबर 70 अंश, इसलिए कोण ए डी ई बराबर कितना हो गया? 70 अंश। अर्थात कोण ए डी ई को मैं आर डी ई भी लिख सकता हूं ना। आर डी ई बराबर कितना हो गया? 70 अंश, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल करेंगे तो डी आर ई का मान मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण डी आर ई धन कोण आर डी ई धन कोण आर ई डी बराबर 180 अंश, बराबर ना। तो इसलिए कोण डी आर ई ये हमें ज्ञात करना है, डी आर ई धन आर डी का मान कितना है? 70 अंश है, और आर ई डी का मान कितना दिया है? 40 अंश दिया है, बराबर 180 अंश। इसलिए कोण डी आर ई धन इसे जोड़ेंगे 110 अंश 180 अंश, इसलिए कोण डी आर ई बराबर पक्षांतरण करोगे 180 माइनस 110, इसलिए कोण डी आर ई का मान कितना आ गया? 70 अंश मिला। डी आर ई कितना मिल गया हमें? 70 अंश मिल गया, ठीक है, 70 अंश मिल गया। इसके बाद आप यहाँ पे रेखीय युगल कोण से भी आप कर सकते हो या दूरस्थ अंतःकोण भी लगा सकते हो। तो हम दूरस्थ अंतःकोण लगाते हैं या रेखीय युगल भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी पॉसिबल है, कुछ भी किया जा सकता है। तो सिंपल आपका रेखीय युगल होगा क्योंकि सीधी लाइन है और आजू बाजू के कोण है, तो हम लोग उसी से करते हैं। कोण डी आर ई धन कोण ए आर ई बराबर 180 अंश, कारण रेखीय युगल कोण, ठीक है। तो इसलिए कोण डी आर ई कितना है? 70 अंश मिला हुआ है, ए आर ई बराबर 180 अंश, ठीक है। इसलिए ए आर ई बराबर 180 पक्षांतर करोगे तो आ गया कितना? 70, साइड में माइनस हो गया इस साइड, तो ए आर ई बराबर कितना हो गया? 110 अंश, ठीक है। आप रेखीय युगल से मैंने यहाँ किया, आप दूरस्थ अंतःकोण भी लगा सकते हो। दूरस्थ अंतःकोण ये बहिष्कोण है, तो यहाँ पे देखिए 70 है, ये 40 है, ये दोनों का योगफल कितना होगा? 110, तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब आगे 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी में, तो एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं समझने के लिए।
में ए और बी का समद्विभाजक, तो यहाँ पे ए लिखा, इधर बी, और यहाँ पे लिख लेता हूँ सी। सी का मान है 70 अंश। समद्विभाजक बोला है तो दो समान भागों में बांटेगा ये। कहने का तात्पर्य ये इसके सर्वांगसम है, ये इसके सर्वांगसम है, और कहाँ पे कट कर रहे हैं, ओ पर, ये रहा ओ। तो हमें ए ओ बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, तो समद्विभाजक दिया है, बराबर ना, समद्विभाजक दिया है तो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे समद्विभाजक वाली, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि कोण CAO बराबर कोण OAB, OAB बराबर 1/2 कोण CAB, बराबर ना। इसको नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार से इस तरफ चलते हैं तो CBO, क्योंकि यह समद्विभाजक है ना, तो कोण CBO बराबर कोण OBA 1/2 कोण CBA, इसको नंबर 2 दे देते हैं। और ये दोनों ही बातें दत्त में कह देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे समद्विभाजक दिया हुआ है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल करते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो कोण ACB धन कोण CAB धन कोण CBA बराबर 180 अंश, ठीक है। तो ये है 70 अंश है, धन कोण CAB धन कोण CBA बराबर 180 अंश। पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करोगे तो कोण CAB धन CBA बराबर 180 माइनस 70 अंश, इसलिए कोण CAB धन कोण CBA बराबर कितना हो गया, 110 अंश। अब दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, जब 1/2 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 कोण CAB धन 1/2 कोण CBA 1/2 110 अंश। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा 1/2 कोण CAB धन 1/2 कोण CBA बराबर कितना मिल गया यहाँ पे, 55 अंश, ठीक है ना। इसे देते हैं नंबर 3। तो कथन 1, 2 व 3 से, कथन 1, 2 व 3 से, ठीक है। अभी यहाँ पे हाफ CBA हाफ CAB की जगह पे हम इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, और हाफ CBA की जगह पे इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। लेकिन ये कौन सा लें, तो वो आप अपने आकृति में देखिए। जैसे ये आकृति में AOB का पूछा है तो इन दोनों में इस कोण को रखेंगे और इन दोनों में ये वाला कोण, तो ये त्रिभुज बन जाएगा ना, त्रिभुज है कि नहीं। तो हाफ CAB की जगह पे क्या रखूंगा मैं, OAB रखूंगा। क्या रखूंगा, OAB, ये वाला OAB। तो यहाँ पे लिखूंगा कोण OAB धन हाफ CBA के जगह पर इन दोनों में से ये नीचे वाला लिखूंगा OBA, कोण OBA बराबर कितना हो गया, 55 अंश। इसे दे देता हूं नंबर 4, ऐसा नहीं। फिर इसके बाद अब त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज AOB में, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। फिर से वही लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण AOB धन कोण OAB धन कोण BOA बराबर 180 अंश। इसलिए कोण AOB धन, अभी जरा इसका योगफल देखिए, इसका योगफल कितना दिया है, यहाँ पे 55 अंश हमें मिला हुआ है ना, बस यही मान यहाँ पे हम रख लेते हैं, 55 अंश बराबर 180 अंश। कहाँ से आया, कथन 4 से, ठीक है। अब इसके बाद पक्षांतर करेंगे, कोण AOB बराबर 180 माइनस 55 अंश, तो इसलिए कोण AOB बराबर घटाएंगे 125 अंश, ठीक है। इस प्रकार से यह सॉल्व हुआ। अब अगला चलते हैं,
अगला 8वां सवाल, आकृति में रेखा ए बी समांतर है सी डी के, बराबर, पी क्यू है तिर्यक रेखा, किरण ए पी टी समद्विभाजक है। हाँ, तो ये इसके और ये इसके बराबर समद्विभाजक है। तो हमें ये चीज सिद्ध करना है। ठीक है, तो शुरुआत क्या करते हैं हम, जैसे दिया है समांतर दिया है, इसी को ले लेते हैं। तो रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी, ये दिया हुआ है, और रेख पी क्यू तिर्यक रेखा है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो अंतःकोण कसौटी, तो कोण बी पी क्यू धन कोण पी क्यू डी बराबर 180 अंश अंतःकोण, बराबर ना। अंतःकोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समद्विभाजक की बात करते हैं, पीटी इसका समद्विभाजक है, तो वो लिख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, कोण बी पी टी बराबर कोण टी पी क्यू बराबर 1/2 कोण बी पी क्यू, बराबर, इसको नंबर 2 दे देता हूं। ठीक है, अब दूसरा वाला ये है, तो कोण पी क्यू टी क्यू डी पी क्यू टी क्यू डी बराबर 1/2 कोण पी क्यू डी, बराबर ना, नंबर 3 ये दत्त, बराबर ना। तो अब इसको ही ले लेते हैं कथन 1 से, चूंकि कोण बी पी क्यू धन कोण पी क्यू डी बराबर 180 अंश दिया है कथन 1 से। ठीक है, दोनों पक्षों में आधे का गुणा कर लेते हैं, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, जब गुणा करोगे तो 1/2 कोण बी पी क्यू धन 1/2 कोण पी क्यू डी 1/2 180 अंश, ये मिला। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, तो यहाँ पे 1/2 कोण बी पी क्यू धन 1/2 कोण पी क्यू डी बराबर कितना हो गया, 90 अंश, इसे दे देता हूँ नंबर 4। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये हाफ बी पी क्यू की जगह पे ये दोनों में से कोई एक लिख सकता हूँ, और हाफ पी क्यू डी की जगह ये दोनों में से कोई एक लिख सकता हूँ। तो कौन सा लिखूंगा वो आकृति से हमें मालूम पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये इसका मान चाहिए ना, पी टी क्यू चाहिए, तो इन दोनों में से इस कोण को लिखूंगा और इन दोनों कोणों में से इसको लिखूंगा। तो कथन 2, 3 व 4 से, ठीक है, तो हाफ बी पी क्यू की जगह पे क्या लिखूंगा, टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू धन हाफ पी क्यू डी की जगह पे कौन सा लिखूंगा, पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी बराबर कितना हुआ, 90 अंश। जैसे इसके पहले वाला सवाल किए थे लग सेम वैसे ही है। अब ये पी टी क्यू है, पी टी क्यू लेकर त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग, तो त्रिभुज पी क्यू टी में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता ही है, जानते हैं आप, तो उसी का अब इस्तेमाल करने जा रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे। तो कोण टी पी क्यू धन कोण पी क्यू टी धन कोण पी टी क्यू बराबर 180 अंश। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 लिख सकता हूँ, तो 90 अंश पी टी क्यू बराबर 180 अंश, इसलिए कोण पी टी क्यू बराबर 180 माइनस साइड चेंज करोगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, कोण पी टी क्यू बराबर कितना हो गया, 90 अंश, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह सवाल इस साल के लिए नहीं है सिलेबस में, लेकिन है आसान सा, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके आधार पर ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए कैंची बना रहा है ना, मतलब शीर्षाभिमुख कोण है, तो सीधे लिखेंगे कोण बी बराबर 70 अंश।
कारण दे देते, सीधे सीधे दे देते, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कोण बी का मान मिल गया। अब यहां पे चले आते हैं, आजू बाजू का कोण है, रेखीय युगल कोण लगेगा, तो कोण सी धन 100 बराबर 180 अंश, कारण रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण, इसलिए कोण सी बराबर 180, साइड चेंज करोगे 100, इसलिए कोण सी बराबर कितना हो गया 80 अंश। ठीक है, इसका मान आ गया कितना 70 अंश आ गया, इसका मान कितना आ गया 80 आ गया। अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, इसलिए कोण ए धन बी का मान है 70 अंश, सी का मान है 80 अंश बराबर 180, इसलिए कोण ए धन ये हो गया 150 अंश। तो पक्षांतरण अब करेंगे आप, तो कोण ए बराबर 180 माइनस 150, इसलिए कोण ए का मान कितना आ गया 30 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान आ गया। अब अगला है, यह स्टार लगा हुआ है टेक्स्ट बुक में, अगर आप देखेंगे तो साइड में स्टार लगा हुआ है। स्टार मतलब यह थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप का सवाल हो गया। आप ये टेक्स्ट बुक देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 10वें के बाजू में स्टार लगा हुआ है, तो थोड़ा चैलेंजिंग टाइप का सवाल है आसान, ध्यान से देखिएगा, इसे भी समझते हैं हम। देखिए सबसे पहला समझ, ये डी समांतर है जी एफ के, ठीक है, और कोण डी ई एफ, ईजी जो है डी ई एफ और एफ जी जो किरण है वह डी एफ एम का क्या समद्विभाजक है। तो पहले ये समद्विभाजक वाला ही काम कर लेते हैं। तो समद्विभाजक है तो कोण, जैसे किरण ईजी जो है डी ई एफ का समद्विभाजक है, तो वो लिख लेता हूं, डी ई जी बराबर कोण जी ई एफ बराबर 1/2 कोण डी ई एफ। ठीक है, नंबर 1। अब यहां पे बात कर लेता हूं जो समद्विभाजक है, तो कोण डी एफ जी बराबर कोण जी एफ एम बराबर 1/2 कोण डी एफ एम, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2, ये दो हो गया। कहां से आए ये दोनों, दत्त दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है डी ई एफ बराबर ई डी एफ। तो सबसे पहला रेख डी समांतर रेख जी एफ बराबर ना, ये दत्त में दिया हुआ है बराबर। अब यहां पे हम लोग ले लेते हैं इसे, तिर्यक रेखा है, तो रेख डी एफ तिर्यक रेखा है, डी एफ सिद्ध करना है ना, इसे लिया तिर्यक। पहले तो तिर्यक ये लूंगा, चलेगा, ले लेते हैं। तो कोण ई डी एफ, ई डी एफ सर्वांगसम होगा कोण डी एफ जी के, डी एफ जी के। ठीक है ना, ये वाला कोण ई डी एफ, यहां पे देखिए ई डी एफ सर्वांगसम होगा डी एफ जी के, एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसे देता हूं नंबर 3। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरा ये ले लेता हूं, ये भी ले लेता हूं, सब जो भी है सामने दिख रहा है वो सब कर लेते हैं। रेख कौन सा, ईजी, ईजी तिर्यक रेखा है,
EG को तिर्यक रेखा लिया तो कोण, यहाँ पे देखें EG को लिया तो ये वाला कोण DEG सर्वांगसम कोण EGF, ये भी एकांतर कोण। नंबर 4 ले लेता हूं, DEG EGF, नंबर 4 ले लिया इसे। ठीक है, उसके बाद अब इसे तिर्यक ले लेता हूं। ठीक है, ये वाले को तिर्यक ले लेता हूं। रेख EM तिर्यक रेखा है। EM को हम क्या ले लेते हैं, तिर्यक रेखा ले लेते हैं, ये आकृति में है। ठीक है, कौन सा लिया, EM लिया, ये इसके समांतर इसको लिया तो ये एक ही साइड के कोण हो गए ना, एक ही साइड के कोण हो गए। तो कोण DEF सर्वांगसम होगा कोण, देखिए ये समांतर है, ये समांतर, ये तिर्यक है, तो ये पूरा जाएगा कोण, ये पूरा जाएगा इस कोण के, बराबर ना। ये समांतर है, ये है तिर्यक, तो एक ही साइड के कोण हो गए। तो DEF सर्वांगसम होगा कोण GFM के, कारण संगत कोण। नंबर 5। अब यहीं से हम लोग को करना है, तो क्या सिद्ध करना है, DEF जो पहला साध्य है, DEF सर्वांगसम है EDF के। ठीक है, DEF कहाँ है, DEF यहाँ पे आया है हमारे पास, तो DEF सर्वांगसम है किसे, GFM के, बराबर ना, GFM के। GFM कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, और GFM किसके सर्वांगसम है, DFG के। DFG के। ठीक है, तो पहला यही करता हूं, कथन 2 व 5 से, सबसे पहला कथन 2 और 5 से कोण DEF सर्वांगसम GFM है, और GFM किसके सर्वांगसम है, DFG के। इसको दिया नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए DFG जो है किसके सर्वांगसम है, EDF के। ठीक है, तो कथन 6 व 3 से, तो DEF सर्वांगसम किसके, DFG के, और DFG सर्वांगसम किसके, EDF के। तो कोण DEF सर्वांगसम हो गया कोण EDF, अर्थात कोण DE, अर्थात यहाँ पे देखिए, बराबर ना, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, DEF सर्वांगसम किसके, DFG के, बराबर, और DFG किसके सर्वांगसम, EDF के। तो 6 और 3 से बात करेंगे तो DEF सर्वांगसम होगा किसके, EDF के। तो DEF बराबर कोण EDF, ये आपका पहला वाला हो गया सिद्ध। ठीक है, अब दूसरे की तरफ जाते हैं। दूसरे वाले में अब जो दूसरा वाला सिद्ध करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो वहां पे अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे हैं, DEG और GEF है, ये दोनों सर्वांगसम है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद एक अंतर वाला DEG किसके है, GEF के है। तो ये रहा DEG सर्वांगसम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि GEF, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण GEF सर्वांगसम हो गया कोण EGF के, बराबर ना। तो जरा यहाँ पे देख लेते एक बार, GEF सर्वांगसम हो गया EGF के, कथन 1 व 4 से। ठीक है, इसको नंबर
7 दे देता हूं। क्या दे देता हूं? नंबर 7। तो त्रिभुज यहाँ पे EGF में कोण GEF, यहाँ पे देखें GEF सर्वांगसम कोण EGF ये मिला हुआ है, ठीक है ना। कथन 7 से, ठीक है, GEF सर्वांगसम EGF मिला हुआ है। तो आप जानते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है कि या तो किसी त्रिभुज में दो कोण सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? सर्वांगसम। तो GEF का सम्मुख कौन सा है? GEF का सम्मुख कौन सा है? GF। भुजा GF सर्वांगसम भुजा EGF का सम्मुख कौन है? EF है, EF, ठीक है। यहां पे कारण लिखेंगे सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं, अर्थात यहाँ पे जो सिद्ध करना है क्या? EF FG। तो ये GF को हम लोग क्या कर सकते हैं? FG लिख सकते हैं, EF बराबर FG। ये हमारा सिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो ये वाले के लिए क्या करना था? बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये जो कोण है, ये जो त्रिभुज ये मिलना चाहिए हमें। तो ये पहले वाले में हम लोग को मिला DEG सर्वांगसम GEF मिला हुआ है, और यहाँ पे जो है एकांतर कोण वाला देखना है। तो ये रहा एकांतर कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DEG सर्वांगसम में GEF के और DEG सर्वांगसम में EGF के। तो कथन 1 व 4 से ये दोनों हो गए सर्वांगसम, और तो ये त्रिभुज के दो कोण हो गए सर्वांगसम। तो सर्वांगसम किसी त्रिभुज के दो कोण अगर सर्वांगसम होते हैं तो सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो भी कैसी होती हैं? सर्वांगसम होती हैं। तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये हुआ समाप्त। धन्यवाद। आपका जो प्रश्न संग्रह 3.1 है वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।